जय हिंद प्यारे बच्चों, रितेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस YouTube चैनल पर बुक से रिलेटेड चीजें पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर टाइप कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं के पाठ पुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। अध्याय 6 है बच्चों और अध्याय का नाम है नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान फसल। ये दंतुरित मुस्कान। इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। खेलने के बाद भूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गए हो। तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघलकर जल हो गया हो। यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाएगा। कवि कहते हैं कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श मात्र पड़ते ही हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि आज तुम्हारी मां न होती तो आज मैं तुम्हारी यह मुस्कान भी न देख पाता। वे अपनी पत्नी का आभार जताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, ये तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान न दिया। तुम्हारी मां ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल किया, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित कर लेती है। फसल। इस कविता में कवि ने फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किनका योगदान रहता है, उसे स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी या दो नदी का पानी नहीं होता बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं, जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। ये किसानों का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, उनके रूप गुण रंग एक समान नहीं होते, सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया है कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, जैसे नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, भिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणों का प्रभाव तथा मंद हवाओं का स्पर्श। इन सब के मिलने से ही हमारी फसल तैयार होती है। कवि परिचय। नागार्जुन। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 को हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खर स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख कार्य। काव्य कृतियां युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुरा घोड़ा। पुरस्कार हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। चलिए अब हम नागार्जुन ये दंतुरित मुस्कान फसल का प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, दंतुरित का अर्थ है बच्चे के पहली बार दांत निकलना। बच्चों की दंतुरित मुस्कान बड़ी मोहक होती है। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस मुस्कान के प्रभाव से बांस और बबूल जैसे कठोर प्रकृति वाले कवि को लगा कि उसके आसपास शेफालिका के फूल झरने लगे हों। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो उसके मृत शरीर में प्राण डाल देती है। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया है। प्रश्न 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? उत्तर, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। बच्चे अबोध होते हैं।
बच्चों की हंसी में निश्चलता होती है लेकिन बड़ों की मुस्कुराहट कृत्रिम भी होती है। 2 बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वे तो बस अपनी स्वाभाविक मुस्कान बिखेरना जानते हैं। बड़े व्यक्ति परिपक्व बुद्धि के होते हैं, उनके मुस्कुराने की खास वजह होती है। 3 बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है परंतु बड़ों की मुस्कान वैसा आकर्षण नहीं रखती। प्रश्न 3 कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? उत्तर कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को जिन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है वे निम्नलिखित हैं। 1 बच्चे की मुस्कान से मृतक में भी जान आ जाती है। मृतक में भी डाल देगा जान। क्वोट। 2 कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्पों से की है, जो तालाब में न खिलकर कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। 3 बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण पत्थर भी पिघलकर जल बन जाएगा। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। 4 कवि बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से करता है। झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। 5 बच्चा जब तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराता है कवि को लगता है कि वह उनके प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें 4, तब तुम्हारी दतुरित मुस्कान। नागार्जुन फसल। प्रश्न 1 कवि के अनुसार फसल क्या है? उत्तर कवि के अनुसार फसलें पानी, मिट्टी, धूप, हवा और मानव श्रम के मेल से बनी है, अर्थात फसल किसी एक फल नहीं बल्कि इसे साकार रूप प्रदान करने के लिए इन सभी का योगदान आवश्यक है। प्रश्न 2 कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? उत्तर प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए मानव परिश्रम, पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों तथा हवा जैसे तत्वों को आवश्यक बताया है। प्रश्न 3 फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? उत्तर फसल के लिए भले ही पानी, मिट्टी, सूरज की किरणें तथा हवा जैसे तत्वों की आवश्यकता है परंतु किसानों के परिश्रम के बिना ये सभी साधन व्यर्थ हैं। यदि किसान अपने परिश्रम एवं बुद्धि के द्वारा उचित रूप से इनका उपयोग करेगा तब ये साधन सार्थक होंगे। अतः ये किसान के श्रम की गरिमा ही है जिसके कारण फसलें इतनी अधिक बढ़ती चली जाती हैं और उसकी महिमा बढ़ाती हैं। प्रश्न 1 भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। उत्तर प्रस्तुत पंक्तियों का तात्पर्य है कि फसल के लिए सूरज की किरणें तथा हवा दोनों की ही प्रमुख रूप से आवश्यकता है। वातावरण के ये दोनों अवयव फसल वृद्धि के योगदान में अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं। फसलों की हरियाली तथा पक्वता सूरज की किरणों के प्रभाव के कारण आती है। फसलों को बढ़ाने में हवा की थिरकन का भी योगदान रहता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 1 कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है, मिट्टी के गुण धर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? उत्तर मिट्टी के गुण धर्म का आशय है मिट्टी में मिले हुए प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व तथा उसकी विशेषता जिनके मेल से किसी एक मिट्टी का स्वरूप अन्य मिट्टियों से भिन्न हो जाता है। किसी भी फसल की उपज मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर ही निर्भर करती है। इसी गुण धर्म के कारण देश के किसी भाग में गेहूं होता है तो किसी भाग में चावल। प्रश्न 2 कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है? उत्तर वर्तमान जीवन शैली प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रदूषण मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करता है। नई नई रासायनिक खादों के उपयोग से, प्लास्टिक के जमीन में रहने से, प्रदूषण से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है और मिट्टी का मूल स्वभाव बदलकर विकृत हो जाता है। इसका बुरा प्रभाव फसल की उपज पर पड़ रहा है। प्रश्न 3 कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है, मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? उत्तर मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो जीवन का स्वरूप विकृत हो जाएगा।
अगर फसलों का उत्पाद नहीं होगा तो मनुष्य क्या खाकर रहेगा। अतः मिट्टी का उपजाऊ होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। प्रश्न 4, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म कहा है। मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। उत्तर, मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह मिट्टी के गुण धर्म को नष्ट होने से बचाए। हम स्वयं जागकर दूसरों में भी जागरूकता ला सकते हैं। मिट्टी के गुण धर्म को बचाए रखने के लिए हमें मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए तथा पानी का सही उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि कोमल शरीर वाले बच्चे खेलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं। कवि ने यहाँ बच्चे की सुंदर मुस्कान की तुलना कमल के फूलों से की है। बच्चे की हंसी को देखकर ऐसा लगता है मानो कमल के फूल अपना स्थान परिवर्तित कर तालाब के स्थान पर उसकी झोपड़ी में खिलने लगे हैं। आशय यह है कि बच्चे की हंसी को देखकर मन में ममता और उल्लास उत्पन्न होता है। प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल बांस था कि बबूल। उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर हृदय वाला व्यक्ति जल के समान पिघल जाए। बच्चे के स्पर्श से बांस तथा बबूल जैसे कांटेदार वृक्षों से भी फूल झरने लगते हैं। भावहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों में भी सुख, आनंद और वात्सल्य रस का संचार हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे का स्पर्श पाकर कवि का नीरस मन प्रफुल्लित हो जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 6, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। उत्तर, मुस्कान तथा क्रोध मानव स्वभाव के दो अलग अलग रूप हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। इनसे वातावरण भी प्रभावित होता है। मुस्कान निश्चल तथा प्रेमपूर्ण मुस्कान किसी के भी हृदय को मुग्ध कर सकती है। यह मन की प्रसन्नता का प्रतीक है। मुस्कान कठोर एवं भाव शून्य हृदय वाले को भी कोमल और भावयुक्त बना देती है। इसमें पराये को भी अपना बना लेने की अद्भुत क्षमता होती है। क्रोध व्यक्ति के मन में चल रहे असंतोष की भावना है। क्रोध से चेहरा भयानक, मन अशांत और वातावरण तनावयुक्त बन जाता है। क्रोध से हृदय कठोर और संवेदनहीन हो जाता है। क्रोध में व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। प्रश्न 7, दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, बच्चों के दांत मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल में आने लगते हैं। कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाया करता है, परंतु यहाँ मां उंगलियों से मधुपक करा रही है। अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुरित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है। प्रश्न 8, बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे के लिए सर्वथा अपरिचित थे, इसी कारण बच्चा उसे एकटक देखता रहता है। बच्चे ने कवि की उंगलियां पकड़ रखी थी और अपलक कवि को निहार रहा था। बच्चा कहीं देखते देखते थक न जाए, ऐसा सोचकर कवि अपनी आंखें फेर लेता है, किंतु बच्चा उसे तिरछी नजरों से देखता है। जब दोनों की आंखें मिलती हैं तो बच्चा मुस्का देता है। बच्चे की मुस्कान कवि के हृदय को अच्छी लगती है। उसकी मुस्कान को देखकर कवि का निराश मन खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कमल के फूल तालाब को छोड़कर उसके झोपड़े में खिल उठे हैं। उस मुस्कान से प्रभावित संन्यास धारण कर चुका कवि पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।